तो बहुप्रतीक्षित था यूसीसी और अंततः उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया है। इस ऐतिहासिक कदम से उत्तराखंड ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसका औपचारिक ऐलान किया। वहीं अब यूसीसी को पूरे देश में लागू करने की मांग शुरू हो गई है। उत्तराखंड ने यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी लागू कर इतिहास रच दिया है। इसके साथ ही ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी के लिए ऑफिशियल पोर्टल लॉन्च कर औपचारिक रूप से इसे लागू करने का ऐलान किया। सीएम धामी ने इसे उत्तराखंड और देश के लिए ऐतिहासिक अवसर बताते हुए कहा कि यूसीसी किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, इस सबको किसी न किसी प्रकार से सहायता करेगी। हर महिला के उत्थान, सशक्तिकरण, सुरक्षा के लिए यूसीसी कवच की तरह काम करेगी। देखिए, आज हम देवभूमि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता से जो हमने वायदा अपने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किया था, वो वायदा हम पूरा कर रहे हैं। और आज पूरी तरह से उत्तराखंड देश का पहला राज्य हो गया देश की आजादी के बाद, जो इस यूसीसी को देवभूमि उत्तराखंड के हर एक नागरिक के लिए, चाहे वो किसी पंथ, जाति, समुदाय, धर्म का होगा, सबके लिए लागू हो जाएगा। महिला के उत्थान के लिए, उनके सशक्तिकरण के, उनकी सुरक्षा के लिए यूसीसी एक कवच की तरह काम करेगी। यूसीसी का मतलब है राज्य में सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, गोद लेने, संपत्ति के बंटवारे और अन्य सिविल मामलों के लिए अब एक समान कानून लागू होगा, जिसमें अब सभी धर्मों के लिए शादी की न्यूनतम उम्र लड़कों के लिए 21 साल और लड़कियों के लिए 18 साल होगी। साथ ही शादी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। मुस्लिम समुदाय में बहुविवाह और हलाला की प्रथा अब समाप्त हो जाएगी। दूसरी शादी की अनुमति तभी होगी जब पहली पत्नी से तलाक हो चुका हो या वो नहीं रही हो। साथ ही सभी धर्मों में बेटियों को माता पिता की संपत्ति में समान अधिकार मिलेगा। वहीं उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने के बाद इसे देश भर में लागू करने की मांग उठने लगी है। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि पूरा देश यूसीसी पर गंभीर है। लोग चाहते हैं कि देश भर में यूसीसी लागू हो। पूरे देश में इसको लेकर के डिबेट चल रही है, चर्चा चल रही है और लोग चाहते हैं कि लागू हो। देश का बहुत बड़ा लोग, बुद्धिजीवी लोग चर्चा करके इसके ऊपर ये चाहते हैं कि यूसीसी लागू होनी चाहिए और जैसे जैसे समय आएगा आप करेंगे उन्होंने कहा। उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो चुका है। अब इंतजार है देश के दूसरे राज्यों में इसे लागू होने का, जिससे कि सभी एक समान कानून दायरे में आ सके। भारत एक्सप्रेस के लिए देहरादून से सौरभ भाटिया के साथ कुमार अभिषेक की रिपोर्ट। सवाल तो बहुत स्पष्ट है, ये पीछे लिखा हुआ है मेरे, उत्तराखंड में यूसीसी देश में कब। ये सवाल हमने पिछले कुछ दिनों में जब भी चर्चा हुई है, क्योंकि यूसीसी इतना बड़ा मुद्दा था कि एक ना एक चर्चा इस पर होती रही, कई मेहमानों से बात होती रही, चाहे वो इस्लामिक स्कॉलर्स हों, उन्होंने अपनी बात रखी, अपना पक्ष रखा, सभी लोगों से बातचीत की बात कही। दूसरा, सभी के लिए एक नागरिक संहिता हो, इससे अच्छा क्या हो सकता है, यानी कि सभी को एक समान अधिकार हो। खासतौर पर महिलाओं के अधिकारों पर विशेष ध्यान दिया गया, जैसा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी लगातार इस पर अपनी बात रखते हुए कहते रहे हैं कि किसी धर्म या धार्मिक मान्यता से इसका लेना देना नहीं या उसमें कोई व्यवधान नहीं आएगा, लेकिन सबके अधिकारों की सुरक्षा हो, ये एक केंद्रीकृत बात है जिसकी वजह से यूसीसी लाया गया है। इस पर बातचीत करने के लिए आचार्य विक्रमादित्य, जाने माने धर्मगुरु हैं, संजय बलोदी साहब राजनीतिक विश्लेषक हैं, उत्तराखंड से ही हैं, उत्तराखंड की सियासत को खूब अच्छे से जानते हैं, मुमताज़ आलम रिजवी साहब मुस्लिम स्कॉलर हैं जाने माने, इसी तरह फाजिल अहमद साहब इस्लामिक स्कॉलर, ये सभी मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि पहले तो इसको कैसे लिया जा रहा है। मुमताज़ आलम रिजवी साहब, शुरुआत आपसे ही करूंगा। ये मुझसे सवाल कई बार होता है कि आप मुस्लिम स्कॉलर से ही जब यूसीसी की बात होती तो पहले क्यों सवाल पूछते हैं, और मेरा जवाब हमेशा होता है कि वहाँ से बातचीत का आधार बनता है और अगर कुछ प्रश्न हैं या कुछ ऐसी बातें हैं जिनके ऊपर आप रेखांकित कर सकते हैं तो उसको करें। तो रिजवी साहब, शुरुआत आपसे।
यूसीसी उत्तराखंड में लागू हो गया है, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं और अब मांग पूरे देश में इसको लागू करने की उठ रही है? मुझे लग रहा है कि मैं बहुत शुरू से ये बात कहता रहा हूं कि ये यूसीसी स्टेट का इशू नहीं है। यूसीसी जो है वो एक नेशनल इशू है। अगर सरकार वाकई गंभीर है, भाजपा गंभीर है, आरएसएस गंभीर है इस मामले को लेकर के, तो फिर उन्हें देश में, पूरे देश के लिए एक पूरा मसौदा, क्योंकि देश में 10 साल से मोदी जी की सरकार है, और उन्हें एक पूरा मसौदा पेश करना चाहिए। आपको याद होगा कि इससे पहले बाकायदा जो है, जो हमारा सेंट्रल लॉ कमीशन है, उसमें लोग गए थे, लेकिन उसने मना कर दिया कि अभी मुमकिन नहीं है, पॉसिबल नहीं है, और बहुत सारी रिपोर्टें मौजूद हैं। तो सवाल ये है कि आप ये क्या कर रहे हैं? आप उत्तराखंड में कर रहे हैं, कहीं आसाम से आवाज उठ रही है, आप साहब हरियाणा से आवाज उठेगी, फिर मध्य प्रदेश। अरे क्या तमाशा है? अगर यूसीसी भाई देश के लिए है ना, तो आप पूरे देश में लागू करो, लाओ दिखाओ, उस पर बहस करो, चर्चा करो। और लेकिन अगर मुसलमानों को ही सिर्फ टारगेट करना है, आपको सिर्फ एक कम्युनिटी को टारगेट करना है, तो आप कर लीजिए, इससे कोई कुछ भला होने वाला नहीं सरकार का। सरकार चाहे जितना कोशिश करे कि आओ मुसलमानों को टारगेट करके, मुसलमानों को निशाना बना करके, और हिंदू जो तबका है उसको हम पोलराइज कर लें, और ये मैसेज दें कि अब ये देखिए साहब, ठीक है, कि अब आप भाजपा इसको की मैं ऐसे सरकार लेता हूं आ ये गई टेक, है, क्योंकि बाकी के और मेहमानों को भी शामिल करता हूं अपनी कमेंट में, रिजवी साहब, लेकिन आपका ये टेक मैं यहां से लेता हूं कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, हिंदुओं को पोलराइज किया जा रहा है, और अगर लागू करना है तो पूरे देश में लागू कर दो, एक एक जगह क्यों कर रहे हैं? ये आपने कुछ महत्वपूर्ण बातें कही हैं। बलोदी साहब, आपका इस पे टेक क्या रहेगा? आप तो खैर उत्तराखंड की सियासत को भी करीब से जानते हैं, पुष्कर सिंह धामी जी के साथ भी आप रहे हैं, तो आप जानते होंगे कि उनका जो ये डिसीजन रहा, इसके पीछे एक बार बार सवाल उठ रहा है कि उत्तराखंड को क्या टेस्टिंग के तौर पर चुना गया है, पहले कुछ आजमाया जा रहा है, उसके बाद देश में लागू किया जाएगा? धन्यवाद डॉक्टर प्रवीण जी। सर्वप्रथम तो मैं उत्तराखंड प्रदेश के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे लिए, खासकर विशेषकर उत्तराखंड प्रदेश के लिए, दोहरा प्रसन्नता का विषय है, क्योंकि आज यूसीसी जो है समान नागरिक संहिता लागू हुई है, और कल से हमारे यहाँ जो है राष्ट्रीय खेल होने जा रहे हैं, और कल ही हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो है यहाँ पर खेलों का शुभारंभ करेंगे। तो निश्चित तौर पर ये दोहरी प्रसन्नता है, और मैं कहूँगा कि यूसीसी ये, इस पे मैं बाद में जाऊंगा, पर ये कहना चाहूंगा कि ये सिर्फ हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का ही संकल्प नहीं था, बल्कि तमाम वो राष्ट्रभक्त चाहते थे कि कोई एक ऐसा कानून आए कि अगर हम समानता की बात करते हैं तो कोई तो एक ऐसा कानून आए। और सबसे बड़ी बात है कि इस यूसीसी को लागू करने के लिए हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने 12 फरवरी 2022 को उत्तराखंड की जनता के समक्ष एक वादा किया था कि यदि हमें पूर्ण बहुमत मिला तो हम यूसीसी लागू करेंगे, और उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी की भांति जो है अपना यह वादा पूरा किया है। अब जनता को भी समझना चाहिए कि पूर्ण बहुमत की सरकार अगर कहीं पर आती है तो निश्चित तौर पर राष्ट्र हित के फैसले लिए जाएंगे, और एक यूसीसी के रूप में उत्तराखंड से निकली हुई जो समानता व सरलता की जो अविरल धारा है, निश्चित तौर पे संपूर्ण देश में बहनी चाहिए। ऐसे हम भी आशा और अपेक्षा करते हैं, और देश हित ठीक है, मुझे आपका पॉइंट समझ में आ गया कि जहां तक ये उठ रहा है कि उत्तराखंड से शुरुआत क्यों, तो पहले ही चुनाव के पहले ही इसका वादा कर दिया गया था, इतने अच्छे बहुमत के साथ सरकार चुनकर आई तो वो वादा पूरा किया गया है। ये आपका इस पे जवाब है। फाजिल साहब, आप रिजवी साहब की बातों से कितना इत्तेफाक रखते हैं, या आप कुछ उसमें ऐड ऑन करना चाहते हैं? क्या सचमुच आपको भी लगता है कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, या फिर जैसा पुष्कर सिंह धामी साहब कहते हैं कि महिला अधिकारों के बारे में विचार किया जा रहा है, और इससे एक जैसा समाज होगा? समाज में जो नियमावली है हम पिनल कोड में तो एक जैसी देखते हैं, फिर सिविल कोड में क्यों ना हो? देखिए, ये कहावत है ना कि शराब वही है, लेवल बदल गया, समझ रहे आप? और स्लीपर क्लास के डिब्बा को कभी कभी रेल जो है फर्स्ट क्लास का बोर्ड लगा देती है। ये यूसीसी कहाँ है? ये तो हिंदू मैरिज एक्ट का संशोधन बिल है। जिस तरह से आदिवासियों को बाहर कर दिया गया, तो सभी का इसमें शामिल। जब कोई इतना अच्छा कानून था, फिर बार बार अच्छी चीजों से आदिवासियों को महरूम क्यों कर दिया जाता है? क्यों उनको बाहर कर दिया जाता है?
यदि इतनी अच्छी चीज है तो आदिवासी ने क्या बिगाड़ा भाई आपका इस देश में, जो आप उनको बाहर कर दे रहे, इसका लाभ उनको नहीं देने दे रहे? ये सवाल तो उठता है ना। दूसरी बात, हिंदू बहनें जो लोग बिना शादी किए लिविंग रिलेशन में रहते थे, उनका अब रजिस्ट्रेशन होगा तो हिंदू बहनों को न्याय मिलेगा। कम से कम वो लोग जो बिना मान्यता प्राप्त पति पत्नी के रूप में लिविंग रिलेशन में रहते थे, कम से कम उनको पत्नी का दर्जा तो मिलेगा, और अनऑथराइज वाइफ की तरह वो नहीं रह सकते ना। तो वो तो बहुत अच्छी चीज है। हम तो कह रहे हैं कि इस तरह की चीजें पूरे देश में होनी चाहिए, कि जिस तरह से हिंदू बहनों के साथ अत्याचार होता था, कि लोग बहुविवाह का रास्ता खोल दिया सरकार ने, कि ठीक है भाई आप दूसरा विवाह नहीं कर सकते तो लिविंग रिलेशन को रजिस्ट्रेशन करा के आप 2 पत्नी 3 पत्नी रख सकते हो। ये तो बहुत अच्छी चीज है, हिंदू बहनों को इससे न्याय मिलेगा। और हिंदू जो भाई है हमारे, जिनको बहुत कुंठा थी, फाजिल साहब, मैं आपकी बात, आपके तंज तंज को भी हम समझ रहे हैं। हालांकि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम जैसी कोई भी बात, जब भी कोई लॉ आता है तो उसमें इस तरह से दिशा निर्देशित, आदिवासी को बाहर किया ना इससे, नहीं किसी आदिवासियों की परंपरा को लेकर पहले भी सवाल खड़े होते रहे। नहीं ठीक है, आपका पॉइंट ठीक है, मैं तो इस पर इतनी बात करता रहा हूं, मैं आपका पॉइंट मान भी रहा हूं। इस पर खूब डिस्कशन हुआ, ऐसा नहीं कि आप पहली बार ये मुद्दा उठा रहे हैं। आदिवासियों की परंपराओं को लेकर जो बात कही गई थी उसको लेकर काफी डिस्कशन होता रहा, और ऐसा नहीं कि मुस्लिम समुदाय की बात होती है। लेकिन जैसे आपने लिव इन के बारे में कहा कि हिंदू बहनों के साथ, अब लिव इन में कोई भी रह सकता, कौन जाति धर्म का हो सकता है, किसी मुस्लिम के साथ कोई हिंदू हो, किसी हिंदू के साथ कोई मुस्लिम हो, ये भी हम देखते हैं। तो ये तो खैर एक उस तरह से उसको एक जामा पहनाना हो जाएगा। ओवरऑल जो समझना चाह रहे थे, मुझे लगता है कि आप रिजवी साहब की बहुत सारी बातों से सहमत हैं। आपका जो अंदाज था, विक्रमादित्य जी अपने गंतव्य पर पहुंच गए हैं जैसा मुझे स्क्रीन पर दिख रहा है। तो शुरुआत आपसे इस सेगमेंट की, अभी आपने सुन लिया, तीनों जो वरिष्ठ मेहमान हैं उन्होंने अपनी अपनी बात को रखा। 2-3 सवाल निकल कर आते हैं। पहली चीज तो ये है कि क्या ये मुस्लिम समुदाय को टारगेट किया जा रहा है? क्योंकि सीधा एक तो बहुविवाह जो था उस पर, और 3 तलाक पर तो खैर पहले ही मामला आ चुका है, तो ये जो बहुविवाह वाला मामला था इस पर ज्यादा टारगेट दिखाई देता है, जैसा दोनों स्कॉलर्स का कहना है, मुस्लिम स्कॉलर्स का, कि मुस्लिमों को टारगेट किया गया, हिंदुओं को पोलराइज किया जा रहा है। दूसरा, अगर इतना अच्छा है तो पूरे देश में लागू कर दिया जाए। देखिए प्रवीण जी, एक बात सबसे पहले समझे, ये जो कार्य आज हो रहा है ये 1955 में हो जाना चाहिए। जब हिंदू मैरिज एक्ट आया था तो हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर जिस प्रकार के प्रोविजन लाए गए थे तो पूरे देश के लिए लाना चाहिए। कांग्रेस ने राजनीति की। जब 1955 में हम हिंदू लोग छाती नहीं पीटी कि हमें टारगेट किया जा रहा है, हमें टारगेट किया जा रहा है, कि आज जो तथाकथित तौर पर बैठे हुए दोनों प्रवक्ता जो आपके बैठे हुए हैं इस्लामिक प्रवक्ता के तौर पर, इनको छाती पीटने को मिल रहा है कि हमारे ऊपर टारगेट किया जा रहा है। 1955 हम तो आपका रास्ता खोल रहे हैं, आपको बधाई दे रहे हैं कि आप 2 पत्नी कर सकते हैं, 3 पत्नी कर सकते हैं, आप रजिस्ट्रेशन करा के लिविंग में रह सकते हैं। आपको, आपके लिए सरकार मैं आमतौर पे ऐसी चर्चा करता ही नहीं। फाजिल साहब, रिजवी साहब, एक एक करके सुन लीजिए। आपकी बात आपने बोली, आपने तंज के अंदर बिल्कुल निर्बाध रूप से आपको बोलने दिया गया, जो आपके मन में था आपने बोला। सुन लीजिए उनको, विक्रमादित्य जी को। बोलिए। मैं कह रहा हूं 1955 के अंदर नेहरू जी ने इस बात को बोला था, पार्लियामेंट के अंदर बोला था कि हम बहुत जल्द मुसलमानों को भी इसी के अंदर शामिल करेंगे। लेकिन आज तथाकथित तौर पर जिस प्रकार से इनकी हिमायत की गई, लगातार 70 साल से इनकी हिमायत की जा रही है, मुझे बताइए क्या इस देश के अंदर अभी आप देश को आगे बढ़ाएंगे, घटाएंगे? मानवता अब जब उत्कृष्टता की तरफ जा रही है, सिविलाइजेशन की तरफ जा रही है, क्या हम मुठ पे चलते हैं अभी भी? क्या मुठ पे चलने वाले, कबीले वाला संस्कृति नहीं है भाई। देश पूरा विश्व जो है विकास की तरफ जा रहा है, विकसित हो रहा है। आज मुझे उस प्रकार के लोग कैसे चलेंगे? मुझे बताइए, अभी सामने कत्ल हो जाए, किसी के सामने कत्ल हो जाए, औरत कहे कत्ल हुआ है, मौलाना साहब कहे कत्ल नहीं हो रहा है, तो आज ही गवाही औरत। ठीक है, चलिए मैं आपका पॉइंट समझ गया। आप ये बताएं कि ये इतना जरूरी है तो पूरे देश में एक साथ क्यों नहीं, जो रिजवी साहब ने पहले सवाल। अगर आप उसको संविधान को पढ़ेंगे, संविधान के अंदर डेरिवेटिव प्रिंसिपल्स के अंदर इस बात को कहा गया है कि स्टेट्स इस पर सोचे। इनमें पढ़ा नहीं है, वहां स्टेट्स वर्ड यूज किया गया है कि संविधान को पढ़ेंगे ना, संविधान की किताब लेके घूमने से कुछ नहीं होगा, संविधान को पढ़ना पड़ेगा। डेरिवेटिव प्रिंसिपल्स के अंदर स्टेट्स को पहले पावर दी गई है। स्टेट जब तैयार हो जाए, स्टेट तैयार हो रही है, तैयार हो जाएंगी। नई बाल कितने, ठीक है, ये एक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया के तहत धीरे धीरे देश में भी होगा। जी रिजवी साहब बोले अपनी बात। नहीं, मैंने ये कहा भी, ये कह रहे थे कि बहुत पहले हो जाना चाहिए। तो सवाल ये है कि देश में 6 साल अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, तो भाजपा ने क्यों नहीं किया? केंद्र में करती। चलिए और आ जाइए, स्टेट की बात कर लीजिए। मोदी जी की 17 साल सरकार रही, वहां 15 साल। गुजरात में तो गुजरात में मोदी जी नहीं लाए,
इस तरीके से कल्याण सिंह की सरकार थी, बहुत जगह बीजेपी की कई जगह सरकारें रही अच्छा हैं। क्यों नहीं लाए? तो आप ही ये बताइए जो ना, आप ही बताइए, आपको क्या लगता है बिला क्यों नहीं वजह लाए? की बातें कर रहे हैं, नहीं क्यों नहीं लाए? इनको मजा आ रहा है। अच्छा आपका इनको टेक क्या है, क्यों नहीं लाए? राजनीति करनी है और खुल्लम खुल्ला करनी है। रिजवी साहब, अगर इनको राजनीति करनी थी तो पहले क्यों नहीं की, क्यों नहीं लाए पहले? आपको क्या लगता है? नहीं, पहले ये माहौल नहीं था। अब आज जो है बिल्कुल माहौल बदल करके, और इनको लग रहा है कि अब जो है वो हिंदुत्व का काट के लिए 80-20 की राजनीति कीजिए, और इनको लग रहा तो है कि ये जो बार बार बोलते रहते हैं, तो बेशक आपका शब्द सही है, हिंदुत्व का कार्ड, तो ये जो बार बार कहते हैं कि हिंदू जाग गया, हिंदू जाग गया, वो क्या मतलब सच, ये इनका वो कार्ड चल गया, ऐसा कह रहे हैं आप? नहीं, हिंदू जाग गया तभी तो अयोध्या में हार गई है। हिंदू जाग गया तभी हार गए। हाँ, अरे आप हंस रहे हैं। अरे भाई, अयोध्या में इसीलिए हार गए क्योंकि हिंदू जाग गया, और यूपी में हिंदू जाग गया इसलिए यूपी में हार गए। ये तो बाई इलेक्शन को जबरदस्ती प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि जीत गए। दरअसल इनके पैर के नीचे जमीन निकल गई। ये कह रहे थे 400 पार, 240 पे टिक गए। इन्होंने कहा था 80 पूरी यूपी की, और 33 सीट पर सिमट गए। हालांकि मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर बैठे हैं, लेकिन बलोदी साहब क्योंकि बीजेपी से जुड़े हुए भी हैं, मैं जानता हूं, तो वो जरा इस पर जवाब देंगे आपको। मैं मुमताज जी जैसे कह रहे हैं साहब, अगर मैं इनसे पूछूं डॉक्टर प्रवीण जी कि अगर 25 साल पहले बिल आता तो क्या उसका समर्थन करते? और बार बार ऐसे कहते हैं कि इसे चुनाव, मुझे समझ में नहीं आता जो भी फैसले अगर राष्ट्र हित में लिए जाते हैं उसे चुनाव से क्यों जोड़ दिया जाता है, एक विशेष समुदाय से क्यों जोड़ दिया जाता है? उसका कोई मेरी समझ में नहीं आता। मतलब इन्होंने एक ऐसा फंडा बना दिया है कि कुछ भी चीजें ऐसी होगी तो उसे चुनाव से जोड़ दिया जाए। उन्हें मालूम है कि साधारण भोली जनता है उसको चुनावी मुद्दे पे ले लेगी। आखिर क्यों आप कह रहे हैं अभी लेके आए? अभी कौन से चुनाव होने वाले हैं भाई? कौन से चुनाव होने वाले हैं? अगर 50 आप कह रहे हैं कि चुनाव ठीक है, 50 साल पहले आ जाते तो आपके सभी इस्लामिक विद्वान जो तथाकथित विद्वान है सब समर्थन करते हैं। भाई ये तो वही वाली बात है कि कार्रवाई करो। फाजिल साहब, इस पर विचार तो किया गया, अगर लाना होता, फाजिल साहब इस पर विचार तो किया गया, लाना होता तो पहले ले आते, 2014 से ही मौका था, ले आते, लेकिन समय दिया गया है तो इस पर विचार चल रहा होगा। देखिए, हमारे देश का जो प्रेम्बल है, आर्टिकल 19 हमको अपने धर्म के आधार पर जीवन जीने की आजादी देता है, तो आर्टिकल 19 तो खत्म कर नहीं सकते। ये है पावर किसी को, और इतना अच्छा और सुन लीजिए, मैं आऊंगा, मैं आता हूं आचार्य जी आपके पास आता हूं, सुन लीजिए। सिर्फ यूसीसी कहने के लिए है, मैं कह रहा हूं ना, जैसे ही अगर यूसीसी की बात होगी तो आर्टिकल 19 को बिना खत्म किए आप यूसीसी नहीं ला सकते। जब तक आर्टिकल 19 है, आप कोई एक कानून किसी सभी धर्म के लिए लागू नहीं कर सकते। दूसरी बात, अगर राष्ट्रहित में इतना कानून है तो फिर आदिवासी को ये राष्ट्रहित के लिए नहीं मानते, उनको राष्ट्रहित का फायदा आदिवासी को नहीं मिलना चाहिए। इतनी नफरत करते हैं लोग आदिवासियों से, दलितों से, पिछड़ों से। अगर ये कानून बहुत अच्छा है, राष्ट्र के हित के लिए है, फिर क्या राष्ट्र के हित में आदिवासी का हित नहीं है? फिर उसको क्यों छोड़ दिए? दूसरी बात, आपने कहा कि मुसलमान बहुविवाह, अरे मुसलमान तो बहुविवाह करता ही था, अब तो हिंदू भी करने लगेगा। लिविंग रिलेशन में रह के रजिस्ट्रेशन कर लिया तो विवाह है ना हुआ वो। तो जो महिलाएं हमारी हिंदू बहनें जिनके साथ नाइंसाफी होती थी, उनको केप्ट बना के रखा जाता था, वो अब न्याय पा जाएंगी। अब उनको रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, पत्नी से पत्नी का हक मांग सकते हैं, पति उसको छोड़ नहीं तो सकता, आप शुरुआत से मुझे लगता है एक पॉइंट ये तो फाजिल साहब आप पकड़ के आए आज। हालांकि वो भी उतना ही बड़ा अपराध होगा, एक से ज्यादा अगर आपकी शादी है, किसी के साथ लिव इन में रह रहे हैं, तो वो भी फिर आपराधिक कानून के दायरे में आ जाएगा। इससे कहीं भी आप जो बार बार कह रहे हैं कि 2 शादियां जस्टिफाई हो जाएंगी, ये बात ठीक नहीं है। लेकिन विक्रमादित्य जी, 2 पॉइंट आए हैं आर्टिकल 19 की बात जो फाजिल साहब ने कही, दूसरा आदिवासियों को, वैसे उसके बारे में भी टिप्पणी की गई है, लेकिन मैं चाहूंगा आप अपना टेक रखें। उनकी जो परंपराएं हैं उनमें भी कई जगहों पर ऐसी बातें होती हैं जो सामान्य सिविक हमारे जो होते हैं समाज के नॉर्म्स, उससे इतर होती हैं और उसको संरक्षित किया गया है। तिवारी, मैं 3 बात बोलूंगा साफ साफ तरीके से। ये आर्टिकल 19 बोल रहे हैं, उससे पहले आर्टिकल 14 और 15 पढ़ ले, राइट टू इक्वालिटी की है, समानता की बात है। सबसे पहले डिस्कस किया जाएगा समानता की, समानता के अनुसार से और बात हो जाए तो क्लियर हो जाएगी। अगर इनको कोई दिक्कत दिखाई देती है, सुप्रीम कोर्ट चले जाए। हर बात में सुप्रीम कोर्ट जाते हैं ना, चले जाए सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अगर गैर संविधानिक हो रहा है तो संविधान के अंदर सबसे बड़ी जो संस्था है वो बता देगी गैर संविधानिक है या गैर संविधान के अनुसार चलेगा ना, कुरान के हिसाब से नहीं चलेगा देश, कुरान के हिसाब से बिल्कुल नहीं चलेगा। अगर कोई किसी को पेट में दर्द हो रहा है तो माननीय न्यायालय के दरवाजे खुले हैं। आप लोगों ने रात को 1:30 बजे भी खुलवाए हैं,
आतंकवादियों को सपोर्ट करने के लिए। अगर ऐसा कोई बहुत बड़ा दुस्साहस कार्य सरकार कर रही है तो जाइए सर्वोच्च न्यायालय। मैं कह रहा हूं तो जाएंगे, दूध का दूध, उसमें पानी का आपका पानी, कौन सा एहसान माननीय है? सर्वोच्च न्यायालय से आपको करा दीजिए। इतना सर्वोच्च क्यों न्यायालय तकलीफ है? 7 बार कह चुका है, 7 ना बार मतलब इस पे डिस्कशन बाकी है। हालांकि देखिए बहुत संक्षिप्त बात की, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सारे बिंदु हैं, आप सभी की तरफ से आए हैं और इंपॉर्टेंट है। आप सबने अपना अपना पक्ष रखा। मैं उम्मीद करता हूं कि अपनी अपनी बात को रख पाए होंगे पूरी तरह से। हालांकि समय सीमित था हमारे पास। आप चारों का बहुत बहुत धन्यवाद।